नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 3 करेंगे और इसी के साथ फ्रेंड्स ये पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। एसडीजी और क्लाइमेट चेंज की हम यहाँ बात कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रीन फाइनेंस जो है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और ग्रीन फाइनेंस में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रोग्रेस हुई है और ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, ये सारी बातें हमें फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्कस करनी है। अगर आप चाहें तो चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बाकी आपकी मर्जी पर है। ओके, शुरू करेंगे फ्रेंड। ग्रीन फाइनेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्रीन फाइनेंस इज सेंट्रल टू द ओवरऑल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, सस्टेन करना मतलब मेंटेन करना, सस्टेन करना बेसिक होता है। अगर मैं आज 60,000 कमा रहा हूं तो कल मैं 20,000 ना कमाने लगूं, मैं इसको मेंटेन करके चलूं। कम से कम 60 कमा रहा हूं तो आगे 70 कमाऊं, और ना 70,000 कमा पाऊं तो कम से कम 60 तो कमाऊं ही, दैट इज सस्टेन। ओके, तो वही बोल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर आप सस्टेन करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ग्रीन फाइनेंस जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑफन अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। आप तेजी से अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे तो आप अचीव तो कर लेंगे, तेजी से डेवलप तो कर जाएंगे, लेकिन उसका खामियाजा इन्वायरमेंट को भुगतना पड़ेगा। आप इन्वायरमेंट को नुकसान करके ही आगे बढ़ पाते हैं। बाप दादा की ज़मीन प्रॉपर्टी सब बेच दीजिए, आप बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। तो भाई पैसे वाले तो हो गए, लेकिन उसका खामियाजा आपके खानदानी ज़मीन वगैरह इन सब पर आएगा ही। वही बात यहाँ पर भी है, ठीक है। Dwindling natural resources, degraded environment and rampant pollutions are hazardous to public health and pose challenges to the sustainable economic growth। तो नेचुरल रिसोर्सेज घट रहे हैं, इन्वायरमेंट खराब हो रहा है हमारा, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ये सभी जो है पब्लिक हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं, और साथ ही साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन रखने में ये एक चैलेंज के तौर पर उभर करके आते हैं हमारे लिए, ठीक है। ग्रीन फाइनेंस की बात करेंगे तो ग्रीन फाइनेंस रेफर्स टू द फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स दैट आर स्पेसिफिक टू द यूज ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट आर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल आर प्रोजेक्ट दैट अडॉप्ट टू एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ग्रीन फाइनेंस की यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन इन्होंने दी। बोला कि ग्रीन फाइनेंस वो चीज़ होती है, वो लोन, वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट जिससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। ऐसे प्रोजेक्ट जो कि क्लाइमेट चेंज को रोकते हैं या इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना ग्रीन फाइनेंस कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। ग्रीन फाइनेंसिंग मतलब हरियाली को फाइनेंस करना, बेसिकली हरियाली मतलब पर्यावरण को नुकसान न करने वाले प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना। जैसे अगर हम बात करें कि कोई फैक्ट्री लगनी है जो कि कोयला जलाएगी, तो भाई वो कोयला अगर जला करके कोई प्रोडक्ट बनाएगी तो ऑब्वियसली नुकसान होगा, हमें इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट ग्रीन फाइनेंस में नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे हम बायोगैस का प्लांट लगाना चाहते हैं, सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, तो ये जो है आपका इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करेंगे, तो ये ग्रीन फाइनेंस में आ जाते हैं, ठीक है। ग्रीन फाइनेंसिंग इज टू इंक्रीज लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्लो फ्रॉम द पब्लिक, प्राइवेट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। तो ग्रीन फाइनेंसिंग में हमें क्या करना है, फाइनेंशियल फ्लो का लेवल बढ़ाना है। कहाँ से? पब्लिक सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ये सारा का सारा पैसा हमें मूव करवाना है। सारा का सारा पैसा उधर की तरफ जाना चाहिए, फाइनेंस उधर होना चाहिए। इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट में क्या क्या आते हैं? अभी तक हम बोल रहे थे ना, इन्वायरमेंटल को सस्टेन करने वाले प्रोजेक्ट होते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, यानी कि एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे लेकिन रिन्यू करने वाले सोर्सेज, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, बायो गैस वगैरह हो गया। तो सोलर पावर हो गई, विंड से यानी कि हवा से बिजली पैदा करना, बायोगैस से बिजली पैदा करना, ये सारे जो है आपके इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल हैं। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह का यूज किया जाए, इलेक्ट्रिक बसों का यूज किया जाए, तो वो क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि पोल्यूशन नहीं करते हैं, इनमें ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम हो जाता है, लोअर हो जाता है। ओके, एनर्जी इफिशिएंट प्रोजेक्ट जैसे ग्रीन बिल्डिंग, वेस्ट मैनेजमेंट दैट इंक्लूड्स रिसाइकलिंग। तो ग्रीन बिल्डिंग का यूज किया जाए। ग्रीन बिल्डिंग क्या होगी? ऐसी बिल्डिंग जहां पर जो है बिजली वगैरह सब नेचुरल तरीके से पैदा होती हो, ना कि हम जो है इन्वायरमेंट को नुकसान करके कोई चीज़ ना करें। वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी हमारे पास कूड़ा कचरा निकल रहा है उसमें रिसाइकलिंग वगैरह करना, इफिशिएंट उसका डिस्पोजल करना, और कन्वर्जन टू एनर्जी, और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं फ्रेंड्स आपके
ये सभी जो है सस्टेनेबली इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, फिर आता है इन ऑर्डर टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स फॉर दीज टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। इस तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं हमारे सामने, चाहे वो सोलर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका वेस्ट मैनेजमेंट से, चाहे ग्रीन बिल्डिंग से, रिसाइकलिंग से, इन सब से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट हैं उनकी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए कई तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आए हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आए हैं। न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिनमें आपका ग्रीन बॉन्ड हो गया, कार्बन मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गए जिससे कार्बन टैक्स वगैरह लगाया जाता है, ये सारे हो गए। और साथ ही साथ में नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जैसे ग्रीन बैंक्स और ग्रीन फंड्स हो गए, आर बीइंग एस्टेब्लिश एंड दे टुगेदर कंस्टिट्यूट ग्रीन फाइनेंस। तो ये सारी चीज़ें मिल करके ग्रीन फाइनेंस कहलाती हैं। यानी कि ग्रीन बॉन्ड आए हैं, उसी तरीके से ग्रीन बैंक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट और ग्रीन फंड का कॉन्सेप्ट भी लाया गया है यहाँ पर। ओके, तो ये बातें हो गई फ्रेंड्स हमारी या ग्रीन फाइनेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम डेवलपमेंट को मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो हमें ग्रीन फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्होंने कहा इकोनॉमिक ग्रोथ अगर मेंटेन करके सस्टेन करके रखना चाहते हो तो ग्रीन फाइनेंस पर डिस्कस करना ही पड़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप तेज़ी से कर सकते हो लेकिन उसका खामियाजा इन्वायरमेंट को भुगतना पड़ेगा, उसका नुकसान इन्वायरमेंट को होगा। नेचुरल रिसोर्सेज घट रहे हैं, इन्वायरमेंट खराब हो रहा है और पोल्यूशन बहुत जो है तेज़ी से फैल रहा है। ये सारे के सारे पब्लिक हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं और पब्लिक की हेल्थ खराब होगी तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी प्रभावित हो जाएगी, हम उस ग्रोथ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सवाल है कि ग्रीन फाइनेंस किसे कहते हैं। ग्रीन फाइनेंस ऐसा लोन, ऐसा फाइनेंशियल अरेंजमेंट जिसमें जो लोन हम देंगे उस लोन का उपयोग ऐसे प्रोजेक्ट में किया जाना चाहिए जो कि क्लाइमेट चेंज को रोक सके, क्लाइमेट को ना खराब करे, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए। अभी एग्जांपल देखें, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, ये सारे इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट में आते हैं। ग्रीन फाइनेंसिंग में फाइनेंशियल फ्लो को बढ़ाने का उद्देश्य है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर से आए, चाहे प्राइवेट सेक्टर से आए, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर से आए, ये बढ़ाने का उद्देश्य चला हुआ है। इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट में रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट हो गए, सोलर, विंड, बायोगैस, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट हो गए जैसे आपका इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटी हो गई, इलेक्ट्रिक बस हो गई। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि ये इलेक्ट्रिक जितने भी होंगे वो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन नहीं करते हैं या कम करते हैं। उसके बाद एनर्जी बचाने वाले प्रोजेक्ट हो गए जैसे ग्रीन बिल्डिंग हो गई, ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए जहाँ पर लाइट की जरूरत ही ना पड़े, वो नेचुरल लाइट से ही, सनलाइट से ही काम चल जाए। ओके, उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट हो गए, रिसाइकलिंग वगैरह बढ़ाई जाए, चीज़ों को डिस्पोज किया जाए और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करवाया जाए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, उसके बाद में फाइनेंशियल नीड, जो ये जितने भी प्रोजेक्ट हमने बात की, इन सब की फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए नए तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाए गए जिसमें ग्रीन बॉन्ड्स, उसके बाद में कार्बन टैक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट लाया गया। कार्बन मार्केट इंस्ट्रूमेंट एग्जाम्पल में कार्बन टैक्स कहा गया और ग्रीन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बनाए गए। देखो, प्रोडक्ट भी बनाए गए, फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाए गए जैसे कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। उसी तरीके से ग्रीन बॉन्ड और जो है आपका कार्बन टैक्स वगैरह लाया गया। उसी तरीके से नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बनाने की बात है, ग्रीन बैंक्स और ग्रीन फंड्स वगैरह इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें मिलकर के ग्रीन फाइनेंस कहलाती हैं। अब बात करें कि हमारी प्रोग्रेस क्या है भाई, इंडिया की प्रोग्रेस क्या है इस मामले में, ग्रीन फाइनेंसिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमने क्या किया है। तो इंडिया हैज स्टार्टेड एम्फसाइजिंग ऑन ग्रीन फाइनेंस एज अर्ली ऑन एज 2007। 2007 से ही हमने जोर देना शुरू कर दिया ग्रीन फाइनेंस के लिए। 2007 में इन 2007 रिजर्व बैंक इशू अ नोटिफिकेशन ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल ऑफ बैंक। तो भैया 2007 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिसर्च पेपर यानी नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें उन्होंने CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल ऑफ बैंक्स की बात की, इन सब की बात करी और मेंशन किया इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस रिसर्च पेपर में इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की बात की और क्लाइमेट चेंज की बात की, किसके कॉन्टेक्स्ट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, 2008 आता है, 2007 से शुरू किया तो 2008 में NAPCC बना, द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया गया। NAPCC वाज फॉर्मुलेटेड विथ अ विजन टू आउटलाइन द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो NAPCC बनाया गया। उद्देश्य क्या था इसको बनाने का, ताकि वो विजन दे सके, हमें एक ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क दे सके, एक ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क दे सके जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम कर सके, मिटिगेट कर सके।
ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें भाई कि NAPCC किस लिए लाया गया है, NAPCC किस लिए लाया गया है, तो इनका काम है कि क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए स्ट्रेटजी बनाना, पॉलिसी बनाना। सिंपल, ये पॉलिसी बनाएंगे। जैसे आपके बैंक में प्रमोशन की पॉलिसी होती है, उसी तरीके से NAPCC को दिया गया कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव कम रहे, उसके लिए पॉलिसी बनाओ कि क्या किया जाए। क्या हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकना है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कैसे रोकना है, इस सब के लिए प्लान बनाने के, स्ट्रेटजी बनाने के लिए इनको कहा गया। 2011 में द क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट CCFU, द क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट CCFU वाज फॉर्म्ड इन 2011 विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज ए कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी फॉर द वेरियस इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन फाइनेंस इन इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत CCFU को इस्टेब्लिश किया इन्होंने, क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट को बनाया इन्होंने। उद्देश्य क्या था, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो ग्रीन फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं इंडिया में, उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। तो मतलब कौन सा बैंक ग्रीन फाइनेंस कर रहा है, लोन दे रहा है, नहीं दे रहा है, उन सब की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी CCFU पर दे दी गई। क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट, ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। द मेजर स्ट्रेटेजिक मूव इन सिंस 2012 इंक्लूड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अगर बड़े स्तर पर हम स्ट्रेटेजिक मूव में देखें 2012 से, तो सबसे बड़े स्तर का जो इम्प्लीमेंटेशन चेंज किया गया है वो है सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की गई। कि मतलब आपको जो आपकी बैलेंस शीट और ये डेटा होता है उसमें सस्टेनेबिलिटी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कि मतलब आप कितना जो है जो लोन दिए हैं उसमें सस्टेनेबिलिटी कितनी आ रही है, इसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ सर इस साल, जैसे हम प्रायोरिटी सेक्टर का डेटा शेयर करते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर में हम इतना टारगेट अचीव किया, उसी तरीके से सस्टेनेबिलिटी में हमने कितना किया हुआ है उसको डिस्क्लोज करने की बात कही। इसी क्रम में सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया कि टॉप 100 जो लिस्टेड कंपनियां हैं बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, चाहे वो NSE में चाहे वो BSE में लिस्टेड हैं, उनको पब्लिश करना होगा एनुअल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट 2012 से, और इसे टाइम पर रिवाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन याद रखिएगा कि सेबी ने जो है किन एंटिटीज को कहा है कि उन्हें जो है एनुअल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिए, टॉप 100 जो लिस्टेड एंटिटीज हैं, टॉप 100 लिस्टेड यानी ऐसी कंपनियां जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, जो कि दिल्ली में है, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, यानी उनके शेयर मार्केट में मौजूद हैं, उनमें जो टॉप 100 कंपनियां हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, किसी का 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ ऐसा कैपिटलाइजेशन के आधार पर जो टॉप 100 कंपनियां हैं उनको पब्लिश करना है एनुअल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। 2012 से ऐसा किया गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि भाई जो एनुअल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए कहा गया है BSE और NSE की, किन कंपनियों के लिए, टॉप 100 लिस्टेड के लिए, टॉप 100 अनलिस्टेड के लिए, टॉप 1000 लिस्टेड के लिए, टॉप 1000 अनलिस्टेड के लिए, ऐसा वो ऑप्शंस बना देंगे और आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, टॉप की 100 लिस्टेड कंपनियों के लिए कहा गया है। इन मई 2017 सेबी इशूड गाइडलाइन फॉर ग्रीन बॉन्ड इशुएंस स्पेसिफाइंग द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो 2017 में सेबी ने गाइडलाइन इशू की ग्रीन बॉन्ड इशुएंस में, कि ग्रीन बॉन्ड अगर आप इशू कर रहे हैं तो उसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डाली गई कि आपको चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। देयर हैव बीन सेवरल फिजिकल एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव एट वर्क इन इंडिया। मतलब अगर आप ये जानकारी डिस्क्लोज करते हैं तो आपको बहुत सारा इंसेंटिव इंडिया में दिया जा रहा है। अगर कोई कंपनी ग्रीन बॉन्ड इशू करती है, कोई बैंक ग्रीन बॉन्ड इशू करता है, सरकार ग्रीन बॉन्ड इशू करती है, वर्ल्ड बैंक ग्रीन बॉन्ड इशू करता है, तो वो अगर वो डिस्क्लोजर देते हैं, डिटेल्स देते हैं उसके बारे में, तो उनको इंसेंटिव मिलता है। दीज इंसेंटिव्स आर इन लाइन विद द इंडियाज कमिटमेंट अंडर द 2015 पेरिस एग्रीमेंट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी बाई 30% to 35% बिलो 2005 लेवल एंड टू अचीव 40% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्स बाई 2030। तो ये जो इंसेंटिव वगैरह दिया जा रहा है डिस्क्लोजर के बदले में, ये किस लिए दिया जा रहा है, मतलब ग्रीन हाउस के मतलब ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए जितने भी आप काम करेंगे उनके लिए आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जा रहा है। ये 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था वहाँ पर इंडिया ने कमिट किया हुआ है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को इमिशन जितना 2005 में हो रहा है उससे 33 से 35% घटा देंगे, 33 से 35% रिड्यूस कर देंगे, जितना 2005 में हो रहा उससे
उसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए ये सारे काम चल रहे हैं, ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन हाउस, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में साथ ही साथ में जितनी भी हमारी जो है इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है उसका 40% अचीव करना है नॉन फॉसिल सोर्सेस, यानी कि कोयला, गैस और जो है तेल के अलावा बाकी सोर्सेस से 2030 तक हमें जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी है उसका 40% अदर सोर्सेस से पूरा करना होगा। ये गवर्नमेंट की ऑफर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर करती है 30% ऑफ इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑन द रूफ टॉप सोलर पैनल्स एज सब्सिडी टू द इंस्टीट्यूशन, रेजिडेंशियल एंड सोशल सेक्टर ऑफ मोस्ट स्टेट। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि भारत सरकार क्या करती है, अगर आप अपने छत पर जो है सोलर पैनल लगवाते हैं तो अगर 3 किलोवाट का लगवाते हैं तो 1,08,000 रुपये का शायद डिस्काउंट चल रहा है, 1,08,000 की सब्सिडी चल रही है। पहले आपको पे करना पड़ेगा, फिर 1,08,000 आपको वापस कर दिए जाते हैं। तो ये सब्सिडी दे रही सरकार, क्या जितनी भी कॉस्ट है उसका 30% सरकार खुद बेयर कर रही है कि तुम अपने घर पे सोलर पैनल लगवा लो, ठीक है। ये ज़्यादातर राज्यों में हो रहा है, और जो स्पेशल कैटेगरी के राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह हो गया, वहाँ पर 70% तक की सब्सिडी अवेलेबल है। तो अगर आप में से लोगों ने नहीं लगवाया है तो इसका यूज़ करिए, बेहतर स्कीम है। अगर आप चाहें तो अपने घर पे लगवाएं, 70% जो है आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप स्पेशल कैटेगरी के राज्यों में आते हैं, अदरवाइज 30% तो मिलेगा ही मिलेगा। इन एडिशन बेनिफिशरीज कैन अवेल अ सोलर पावर जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव वेयर इन दे कैन रिसीव ₹2 पर यूनिट ऑफ जनरेशन इफ द जनरेशन एक्सीड 1100 किलोवाट आवर से 1500 किलोवाट आवर पर ईयर। यानी अगर आपने सोलर पैनल लगवा लिया है और उससे पूरे साल में 1100 किलोवाट से 1500 किलोवाट के बीच में एनर्जी आप जनरेट करते हैं तो पर यूनिट जनरेशन का ₹2 सरकार आपको इंसेंटिव देगी। और अगर इस 1500 किलोवाट से भी ज़्यादा आप जनरेट कर देते हैं तो एक्सेस पावर जो आप जनरेट करेंगे उसे बेचा जा सकता है बिजली विभाग को, जैसा भी टैरिफ रेट भारत सरकार सेट करे, ठीक है, जिस भी रेट पर भारत सरकार सेट कर दे, ठीक है। मोर ओवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 2 फेजेज में फेम, एक फेम प्रोजेक्ट लेकर के आई 2 फेज में। फेम स्कीम 2015 में आई और 2019 में। फेम क्या है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो फेम स्कीम लाई गई 2015 में और 2019 में, जिसका फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। तो हाइब्रिड व्हीकल को और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने का सरकार का यहाँ पर उद्देश्य है। इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंड्स वो व्हीकल होती हैं जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया जाता है और चलाया जाता है। हाइब्रिड व्हीकल वो होती हैं जिनमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल दोनों के लक्षण होते हैं। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक से चलाइए, नहीं चार्ज है तो पेट्रोल से चलाइए। इसमें फ़ायदा थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन फ़ायदा ये है कि अगर मान लो चार्जिंग खत्म हो गई तो आपको गाड़ी घसीट करके अपने घर नहीं लाने की ज़रूरत है। तो वो हाइब्रिड व्हीकल्स होती हैं। तो वही है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम स्कीम 2015 और 2019 में 2 बार ये लॉन्च की गई। उद्देश्य क्या था? टू इनहेंस द फ्लो ऑफ क्रेडिट, यानी कि इस क्षेत्र में हाइब्रिड वाले गाड़ियां जो बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया जाए ताकि रिड्यूस किया सके अप फ्रंट परचेजिंग प्राइस ऑफ ऑल द व्हीकल। जितनी भी व्हीकल हैं उनका अप फ्रंट प्राइस, मतलब जो आपको एजेंसी में देना पड़ता है, वो उसको घटाया जा सके। और डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। जैसे चार्जिंग स्टेशन की भी जरूरत पड़ेगी तो उनको भी डेवलप किया जाए ताकि इनकरेज किया सके ग्रीन व्हीकल प्रोडक्शन एंड सेल्स। ग्रीन व्हीकल के प्रोडक्शंस और सेल्स को इनकरेज किया जा सके, ठीक है। इन ऑर्डर टू काउंटर द हाई अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ सच व्हीकल्स, यानी ऐसी व्हीकल का दाम ज़्यादा होने की वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक लोन स्कीम लेकर आया जिसका नाम है ग्रीन कार लोन्स स्कीम। ग्रीन कार लोन स्कीम लाई गई जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप खरीदते हैं तो उस पर जो है जो एग्जिस्टिंग कार लोन है, पहले से जो अदर गाड़ियों पर कार लोन अगर लेते थे तो उस पर जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था उससे 25 बेसिस पॉइंट, यानी कि 0.25% कम इंटरेस्ट लगता है अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो, ठीक है। ध्यान रखिएगा बस इतनी सी बात। और ज़्यादा समय के लिए रीपेमेंट विंडो भी लंबी दी गई है अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो। पहले देखिए बुक में 20 बेसिस पॉइंट है, लेकिन अगर अभी SBI की वेबसाइट चेक किया जाए तो वहाँ पर करंटली 25 बेसिस पॉइंट का जो है लेस इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLIs लाया हुआ है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल इन द एर्न ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अगर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो वहाँ पर प्रोडक्शन से लिंक आपको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ाने के लिए चीज़ों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जोड़ दिया 2015 में कि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अगर लोन देते हैं तो उसको अपनी प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट में जोड़ लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट पूरा करने के लिए बैंकों को ऐसे ही दिक्कत थी, अगर रिन्यूएबल एनर्जी के लोन उसमें जोड़ने लगे तो उनको फायदा हो गया। तो ऐसे में अगर कोई फर्म है तो वो 30 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकती है और वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। और कोई घर है, हाउस होल्ड है, तो उसे 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा अगर वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये बातें हो गई हमारी किस बारे में, प्रोग्रेस की बात हुई कि हमारे देश में आखिर प्रोग्रेस कितनी हुई, क्या क्या कहानी हुई। तो इंडिया ने ग्रीन फाइनेंस पर जोर जो है देना शुरू किया 2007 में। 2007 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक जो है नोटिफिकेशन आता है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रोल ऑफ बैंक्स के बारे में एक पेपर आता है जिसमें इन्होंने पहली बार ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात की। ठीक है, उसके बाद में 2008 में NAPCC बनाया गया, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया गया, जिसका उद्देश्य यही था कि जो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है उसको कम कैसे किया जाए, उसके लिए पॉलिसी बनाओ, उसके लिए गाइडलाइन बनाओ, फ्रेमवर्क बनाओ। ठीक है, इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जितने भी बैंक, जितने भी इंस्टीट्यूशन ग्रीन फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं, उन सबको मॉनिटर करने के लिए क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट CCFU बनाया गया 2011 में। 2012 में सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट लागू की गई सेबी के द्वारा। ठीक है, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि अब हर एक कंपनी को, जो इंडिया की टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज हैं, उनको मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप 100 कंपनियां हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, NSE और BSE के फुल फॉर्म हैं, उनको पब्लिश करना होगा एनुअल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। उन्हें बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट देनी शुरू करनी पड़ी 2012 से। ठीक है, उसके बाद में 2017 में सेबी ने डिटेल में गाइडलाइन इशू की ग्रीन बॉन्ड इशुएंस के बारे में, जिसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पर भी चर्चा की गई। अगर कोई ग्रीन फाइनेंसिंग करता है तो उसको बहुत सारे फिजिकल और फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किए गए भारत सरकार के द्वारा। और ये सब करने के पीछे उद्देश्य था कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो हुआ था उसमें इंडिया ने वादा किया है कि जितना हम ग्रीन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हैं गैसों का 2005 के लेवल से, हम 2030 तक इसको जो है 33 से 35% घटा देंगे। ठीक है, 33 से 35% घटा देंगे। जितना भी 2005 में हम मान लो 100 रुपये का मतलब 100 करते थे, तो वो घट करके अब केवल 65 रह जाएगा 2030 तक। साथ ही साथ में 2030 तक हम बिना जो है किसी चीज़ को जलाए हुए, बेसिकली चाहे वो गैस हो, चाहे कोयला, चाहे पेट्रोल, उनको बिना जलाए हुए हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, जितनी हमारी जरूरत है उसका 40%। ठीक है, गवर्नमेंट इंडिया ऑफर करती है, अगर आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवाते हैं तो 30% जो है आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट का 30% सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। और उसके बाद में अगर आप स्पेशल कैटेगरी के राज्यों से बिलोंग करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पर 70% तक का, अप टू 70% तक का इंस्टॉलेशन कार्ड का सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा बेनिफिशियरी को, अगर आपने सोलर पावर आपके यहाँ लगाया हुआ है, तो जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव भी आपको प्रोवाइड किया जाता है कि अगर पूरे साल में आप 1100 किलोवाट से 1500 किलोवाट आवर पर ईयर अगर जनरेट कर लेते हैं इसके बीच में, तो आपको 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से सरकार आपको सब्सिडी, मतलब पैसे देगी, एक तरीके से इंसेंटिव देगी। और अगर इससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन आप साल भर में कर लेते हैं तो उसको ग्रिड जो है पर बेच सकते हैं। ऑन ग्रिड कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि बिजली विभाग को आप बेच सकते हैं और उसका बदले में आपको भारत सरकार द्वारा पैसे भी मिलते हैं। और क्या क्या काम किया गया प्रोग्रेस में, तो देखिए क्या किया गया। सरकार फेम लेकर आई, फेम स्कीम 2015 में और 2019 में। फेम स्कीम का फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। उद्देश्य ये था कि इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाले और हाइब्रिड व्हीकल बनाने वाले जो अपने कंपनियां हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, क्रेडिट का फ्लो हो, लोन उनके पास जाए, ताकि जो है जो गाड़ियों का दाम है वो घट सके। साथ ही साथ में चार्जिंग स्टेशंस वगैरह डेवलप किया जा सके, ताकि ग्रीन व्हीकल का प्रोडक्शन और सेल्स को बढ़ावा दिया जा सके। आजकल लोग इंटरेस्ट ले भी रहे हैं इस चीज़ में। इसी कड़ी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ग्रीन कार लोन स्कीम लाई गई। उसमें है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो नॉर्मल कार खरीदने में और इलेक्ट्रिक कार खरीदने में एक फ़ायदा है कि आपको जितना लोन नॉर्मल कार में जो इंटरेस्ट है उससे 25 बेसिस पॉइंट कम ही देना पड़ेगा। किसमें, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं इस स्कीम के तहत, ग्रीन कार लोन के तहत। और उसके बाद में रीपेमेंट पीरियड भी ज़्यादा है नॉर्मल कार के मुकाबले। ठीक है, उसके बाद में गवर्नमेंट, अगर आप जो है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई गई। जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना ही इंसेंटिव आपको मिलता रहेगा। आरबीआई ने एक और काम किया कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को उठा करके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम में जोड़ दिया 2015 में। प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट पूरा करना रहता है सभी बैंकों को। ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी एक तरीके का वरदान ही है उनके लिए, क्योंकि लोन तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन
क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी का लोन अगर उसमें जुड़ जाता है तो आसान हो जाता है। तो ऐसे में कितने तक का लोन जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा? तो अगर कोई फर्म है फ्रेंड तो अप टू 30 करोड़ का लोन जो है पार्ट होगा किसका? प्रायोरिटी सेक्टर का। और अगर किसी घर के लिए लोन किया जा रहा है, मान लो किस चीज़ का, रिन्यूएबल एनर्जी का, तो अप टू 10 लाख रुपए तक का लोन जो है फ्रेंड्स वो आपका अप टू 10 लाख रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर हाउस होल्ड को दे रहे हैं तो अप टू 10 लाख का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। और अगर किसी फर्म या कंपनी वगैरह के लिए दे रहे हैं तो अप टू 30 करोड़ रुपए का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि क्या प्रोग्रेस हुई है और चैलेंजेज ऑफ ग्रीन फाइनेंस इन इंडिया। क्या प्रोग्रेस हुई है और क्या चैलेंजेज है हमारे सामने? तो इंप्रूवमेंट इन जनरल अवेयरनेस में इंप्रूवमेंट हुई है। देयर इज ए पॉसिटी ऑफ डेटा फॉर असेसिंग द अवेयरनेस रिगार्डिंग ग्रीन फाइनेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्सेज। मतलब बोल रहे हैं कि डाटा की कमी है, पॉसिटी डाटा की कमी है, हमारे पास डेटा ही नहीं है कि हम ये जान पाएँ कि ग्रीन फाइनेंसिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लोगों को या बैंकों को कितनी अवेयरनेस है। इसके लिए हमारे पास जो पुराने तरीके हैं, कन्वेंशनल सोर्सेस हैं, उससे हमारा काम नहीं चल पा रहा है। तो फिर क्या तरीका है? तो सर तरीका इन्होंने सजेस्ट किया है, इन दिस रिगार्ड गूगल ट्रेंड्स का यूज किया सकता है। इट कैन बी अ पावरफुल टूल टू अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ गूगल सर्चेज मेड इन डिफरेंट लोकेशन एट डिफरेंट पॉइंट इन द टाइम। तो अगर कोई ग्रीन फाइनेंस के बारे में, सस्टेनेबल फाइनेंस के बारे में अगर सर्च कर रहा है गूगल पे, तो उसका डेटा कौन सर्च कर रहा है, किस लोकेशन से किस समय सर्च कर रहा है, उसका डेटा अगर गूगल ट्रेंड से इकट्ठा किया जाए तो हमें आइडिया लग पाएगा कि हाँ लोगों को कितनी अवेयरनेस है इसके बारे में। ठीक है, इट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट ऑन गिवन टॉपिक बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सर्चेज मेड इन द गूगल। मतलब गूगल पर कितनी सर्च की गई है उसी के हिसाब पर हम समझ सकते हैं कि हाँ लोगों का कितना इंटरेस्ट है, कितनी जानकारी है इन सब चीज़ों के बारे में। ओके, तो प्रोग्रेस और चैलेंज में पहला है कि इंप्रूवमेंट इन जनरल अवेयरनेस को बढ़ाने की जरूरत है। तो देखा कि कन्वेंशनल तरीके से डेटा हमारे पास नहीं है ये जानने का कि क्या ग्रीन फाइनेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लोगों को आइडिया है कि नहीं है, बैंकों को आइडिया है कि नहीं, ये जानने का तरीका हमारे पास पहले से कोई मौजूद नहीं है। तो उसमें हम गूगल ट्रेंड का यूज कर सकते हैं, एक पावरफुल टूल है जिसकी सहायता हम ये जान सकते हैं कौन क्या सर्च कर रहा है। मतलब जैसे ट्रेंड होता है ना, हमें पता होता है कि अभी ट्रेंड क्या कर रहा है, मौके पर क्या ट्रेंड कर रहा है, दिल्ली के चुनाव ट्रेंड कर रहे होंगे या जो भी चल रहा हो, ठीक है, या फिर कोई मैच वगैरह चल रहा होता है वो ट्रेंड कर रहा होता है, कोई व्यक्ति विशेष होता है तो वो ट्रेंड कर रहा है। तो उससे एक आइडिया लग सकता है कि हाँ अभी लोगों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन सब में क्या स्थिति है, क्या नॉलेज का पॉइंट है। ठीक है, आता है फ्रेंड ग्रीन लैंडिंग के बारे में। तो ग्रीन लैंडिंग रेफर करता है टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट दैट हैज पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो ग्रीन लैंडिंग या ग्रीन फाइनेंस का मतलब होता है ऐसे लोन जिनका पॉजिटिव प्रभाव रहेगा इन्वायरमेंट के ऊपर। सिंपल है ना, इन्वायरमेंट के ऊपर एक पॉजिटिव प्रभाव रहता है किस चीज का? ग्रीन लैंडिंग का। ठीक है, दिस इंक्लूड्स फंडिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग्स, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर इनिशिएटिव दैट हेल्प रिड्यूस पोल्यूशन एंड कंजर्व रिसोर्सेज। तो अगेन ग्रीन फाइनेंसिंग में वही सारी चीज़ें हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लोन देना, एनर्जी सेविंग बिल्डिंग्स यानी ग्रीन बिल्डिंग के लिए लोन देना, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन प्रोवाइड करना, या कोई और ऐसा इनिशिएटिव जिससे पोल्यूशन घटे और जो है रिसोर्सेज को बचाया जा सके। ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर था उसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में शामिल कर दिया 2015 में। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ग्रीन लैंडिंग समझ गए। ग्रीन लैंडिंग का मतलब होता है ऐसे लोन, ऐसा फाइनेंस जिसका पॉजिटिव इफेक्ट आए इन्वायरमेंट के ऊपर। पॉजिटिव इफेक्ट आना चाहिए इन्वायरमेंट के ऊपर। कौन कौन से चीज़ों के दिया गया लोन ग्रीन लैंडिंग में आएगा? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए दिया गया लोन, एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग जिसे ग्रीन बिल्डिंग भी कहा जाता है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दिया जाए, और पोल्यूशन को घटाने वगैरह के लिए जो लोन दिए जाए तो उन सबको ग्रीन लैंडिंग कहा जाएगा। इसी के तहत प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ही शामिल कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को 2015 में। ठीक है, क्या फ़ायदा होता है बताया था मैंने आपको पहले भी। देखिए, अगर प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट बना दिया जाएगा तो बैंक जो है अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में इसमें लोन बांटेंगे। सिंपल है। ठीक है, बात करेंगे ग्रीन बॉन्ड्स की। ग्रीन बॉन्ड्स आर द बॉन्ड इशूड बाई एनी सोवरजीन एंटिटी, इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप आर अलायंसेस एंड कारपोरेट्स with the aim that proceeds of the bond are utilized for project classified as environmentally sustainable। ठीक है, तो ग्रीन बॉन्ड्स एक बॉन्ड होते हैं जो इशू किए जाते हैं सरकार द्वारा या इंटर गवर्नमेंटल ग्रुपों के द्वारा या कारपोरेट्स यानी कंपनियों के द्वारा। ध्यान रखें, कंपनी भी इशू कर सकती है, सरकार भी इशू कर सकती है, इंटर गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट या ग्रुप भी इशू कर सकते हैं। उद्देश्य क्या होता है? बॉन्ड को बेच करके, ग्रीन बॉन्ड को
तो ग्रीन बॉन्ड्स हमने ये देख लिया था। तो यहाँ पर मैं बता रहा था आपको कि ग्रीन बॉन्ड जो है किसी सोवरजिन एंटिटी द्वारा, इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप द्वारा या फिर जो है कारपोरेट यानी कंपनियों द्वारा इशू किए जाते हैं। उद्देश्य ये रहता है कि जो भी बॉन्ड को बेच करके पैसा आएगा, ग्रीन बॉन्ड को बेचकर पैसा आएगा, उसका यूज किया जाएगा ऐसी जगहों पर जो कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो। ऐसे प्रोजेक्ट पर हम इसे इस्तेमाल करेंगे जो कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हों। इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट कौन से होते हैं, डिटेल में चर्चा की है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, ऐसे हैं बहुत सारे, ठीक है। इंडिया ने ग्रीन बॉन्ड 2015 से इशू करना शुरू किया है। तो कुछ डेटा देखेंगे मतलब बॉन्ड से रिलेटेड कि क्या क्या ग्रीन बॉन्ड में हुआ है। तो फरवरी 2020 की अगर बात करें तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट ग्रीन बॉन्ड में इंडिया में 16.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर के बराबर है। यानी 2020 तक 16 बिलियन डॉलर के ग्रीन बॉन्ड एक तरीके से इशू किए जा चुके हैं। उसमें से भी 1 जनवरी 2018 से लेकर के और अभी तक, या जब ये किताब छपी है तब तक 8 बिलियन डॉलर के ग्रीन बॉन्ड इशू किए गए हैं, जो कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में जितने भी बॉन्ड इशू किए जाते हैं उसका केवल 0.7% है, यानी 1% भी नहीं है। सोचिए अगर जो है 100 रुपए के बॉन्ड इशू किए गए हैं तो उसमें से केवल 70 पैसे के ग्रीन बॉन्ड हैं। है तो कोई ये बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा नहीं, पर फिर ये भी बड़ी छोटी मात्रा भी 8 बिलियन अमेरिकन डॉलर के बराबर है। ज़्यादातर जो ग्रीन बॉन्ड इशू हैं 2015 से, उनकी मेच्योरिटी 5 साल से लेकर 5 साल या उससे ज़्यादा और 10 साल से कम की है। ज़्यादातर जो ग्रीन बॉन्ड इशू किए गए हैं उनकी मेच्योरिटी पीरियड क्या है फ्रेंड, 5 साल से ज़्यादा लेकिन 10 साल से कम है। लेकिन कुछ कंपनियां जैसे अडानी रिन्यूएबल एनर्जी, इसने इशू किया है ग्रीन बॉन्ड जिसकी मेच्योरिटी 10 साल या उससे अधिक की है। इसी तरीके से रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड ने जो ग्रीन बॉन्ड इशू किए हैं उनकी मेच्योरिटी पीरियड 5 साल से कम है। ये सब 2019 में इशू किए गए हैं। 76% जो हमारे ग्रीन बॉन्ड है फ्रेंड्स वो अमेरिकन डॉलर में है, बाकी के रुपए में है। 76% जो ग्रीन बॉन्ड इशू किए गए हैं वो डॉलर में है, बाकी का रिमेनिंग जो भी बचता है वो रुपए में इशू किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में इन एडिशन टू कारपोरेट यानी कंपनियां और गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक भी इशू करता है ग्रीन बॉन्ड को। हमारे देश में जो सेवरल प्रोजेक्ट हैं उनको फाइनेंस करने के लिए वर्ल्ड बैंक भी हमारे देश में ग्रीन बॉन्ड इशू करता है, ठीक है। तो बस ये हो गई हमारी ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड बातें। तो ग्रीन बॉन्ड में हमने देखा ग्रीन बॉन्ड सरकार इशू करती है, कंपनियां इशू करती हैं। उसके बाद में ग्रीन बॉन्ड का उद्देश्य होता है ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस देना, ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे लगाना जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना करें, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो। ग्रीन बॉन्ड हमारे देश में 2015 से इशू हो रहे हैं। उसके बाद में 2020 तक 16 बिलियन डॉलर के ग्रीन बॉन्ड इशू किए जा चुके हैं। 2018 से अगर देखा जाए तो 8 बिलियन डॉलर के जो है ग्रीन बॉन्ड इशू हुए हैं। लेकिन वो पूरे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में जितने भी बॉन्ड हैं उनका 0.07% ही मात्र हैं। 2015 से जो बॉन्ड इशू हैं उनकी मेच्योरिटी पीरियड 5 साल या उससे अधिक लेकिन 10 साल से कम है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा और कम के लिए भी इशू किया है। जनरली क्या होना चाहिए, 5 साल से अधिक, 5 साल या उससे अधिक लेकिन 10 साल से कम होना चाहिए। लेकिन अडानी ने जो इशू किया है वो किया है 10 साल से अधिक के लिए ग्रीन बॉन्ड, और रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड ने जो इशू किया है वो 5 साल से कम के लिए किया हुआ है। 2019 में ग्रीन बॉन्ड जितने भी इशू हुए हैं इंडिया में उसमें से 76%, 76% फ्रेंड्स जो है US डॉलर में है, बाकी के रुपए में डोमिनेटेड हैं। तो कारपोरेट यानी कंपनियां, गवर्नमेंट यानी सरकार के अलावा वर्ल्ड बैंक भी हमारे देश में ग्रीन बॉन्ड इशू करता है ताकि इंडिया के जो कई सारे प्रोजेक्ट हैं उनको वो फाइनेंस कर सके, ठीक है फ्रेंड। तो बस इसी के साथ में सारी बातें जो जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण, वो सारी की सारी कवर हो जाती हैं, चैप्टर कवर हो जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।